अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर 104 कैप 6 का स्टार्ट कर दिया जी मैंने। बच्चे मेरे चले गए हैं अब, तो बच्चे खुचे बच्चों को मैंने पकड़ा हुआ है। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने ESG सस्टेनेबिलिटी क्या देखा था इसमें? हमने कहा था कि कंपनीज़ को अब सिर्फ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस नहीं बतानी, बल्कि उन्होंने डिस्क्लोजर देना है एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस इश्यूज़ पर भी। ठीक है जी। उसके अंदर फिर सस्टेनेबिलिटी के अंदर हमने कहा था इसके कुछ इंटरनल एक्सटर्नल बेनिफिट्स हैं और अकाउंटेंट्स का रोल है। ठीक है जी। और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के अंदर हमने यही देखा था कि S1 और S2 इन्होंने कहा है कि जी अब आप भी कंपनीज़ को, कहा लिस्टेड कंपनीज़ को अप्लाई कर लें। फ़ेज़ 1 यकम जुलाई से शुरू हुआ है, फ़ेज़ 2 यकम 25 से, यकम जुलाई 26 से फ़ेज़ 2 शुरू होगा और 27 से फ़ेज़ 3। ठीक है जी। लेकिन पहले भी आप कर सकते हैं इसको इम्प्लीमेंट। बाकी ये सिर्फ लिस्टेड कंपनीज़ पे था और पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी जो नोटिफाइड कंपनीज़ हैं, पब्लिक ICCP में जो लाइसेंस की हुई हैं, वो लिस्ट वाली उनके लिए था। अभी बाकियों के ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन करने वाले कर सकते हैं। फिर IFRS S1 जो है, उसके अंदर हमने कहा था जी डिस्क्लोजर किसका देना है। भाई सारे आगे सस्टेनेबिलिटी के अंदर बात बस यही चल रही है, डिस्क्लोजर किसका देना है जी, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ का, जो कि जनरल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ उन यूज़र्स को, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूज़र्स को यूज़फुल हो सकता है, ताकि वो एंटिटी को जो है वो फंड्स प्रोवाइड कर सकें, रिसोर्सेज दे सकें। तो फिर इसमें हमने इन्फॉर्मेशन देनी है कैश फ्लोज की, एबिलिटी टू गेट फाइनेंसिंग की और कॉस्ट ऑफ कैपिटल की, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म पे। ठीक है जी। फाइनेंशियल वैल्यूज़ फॉर इन्वेस्टर्स, एंटिटी जो है उसकी एबिलिटी डिलीवर फाइनेंशियल वैल्यू जो टू इन्वेस्टर्स जो है वो मतलब कि इनसेपरेबली लिंक्ड हो। ठीक है, कि दूसरे स्टेक होल्डर्स जो काम कर रहे हैं, जिनको सर्विस दे रहे हैं, या सोसाइटी में या नेशनल रिसोर्सेज के साथ भी, सिर्फ ये ना हो कि शेयर होल्डर्स को ही आप रिटर्न देते जा रहे हैं। स्कोप देखा था हमने इसका। कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन के अंदर वही बातें थी, रेलेवेंट हो, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन हो, जिसके अंदर फेयर प्रेजेंटेशन के लिए हमने कहा था कि जी वो कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल होनी चाहिए और एक्यूरेट डिपिक्शन हो। ठीक है, फेयरली प्रेजेंट तभी करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये डिस्क्लोजर जो हैं। मटीरियलिटी की बात हमने की थी और रिपोर्टिंग एंट्री और कनेक्टेड इन्फॉर्मेशन को पढ़ा था। इन एग्जाम्पल्स को आपने पढ़ लिया था? जहमत तो नहीं की होगी, एक बार पढ़ लीजिएगा, आसानी रहेगी। डिस्क्लोजर्स आर prepared for the same reporting entity and reporting period as the dated financial information। जाहिर सी बात है, provided at the same time as financial statements and a part of general and as part, यानी कि उन्हीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हिस्सा बनाना है हमने, आगे जाके भी पढ़ेंगे ये। ठीक है, और include data and assumptions that are consistent with corresponding data and assumptions in related financial statements to the extent possible considering accounting requirements। For example, ये third point की explanation है। If a company's financial statements show that it produced 10,000 units last year, then its sustainability report, any related information like energy use, carbon emission per unit should be based on यही वाले units। यानी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके फाइनेंशियल और ये नॉन फाइनेंशियल डाटा होता है। ये जो सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर्स हैं, ये नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, तो वो लिंक हो आपके उस फाइनेंशियल डाटा के साथ। आप कह रहे हैं जी हमने इतनी कार्बन डाइऑक्साइड एमिट की है, तो 10,000 यूनिट्स के साथ लिंक करके ही बताना है, उसको लिंक्ड होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये जो कोर कंटेंट है ना जी, इसके लिए आपको टिंकू को देखना पड़ेगा। ठीक है जी, नोट्स के अंदर आपको टिंकू मिलेगा। गवर्नेंस क्या है जी, हेड्स बैठे हैं, फैमिली के हेड्स बैठे हैं और तमाम इंतजामात और असूल ज़वाबित का फैसला कर रहे हैं। फिर स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, कितने बजट में शादी करनी है, किस जगह पे, मेहमानों की फहरिस्त क्या है, मनसूबाबंदी की जा रही है। फिर रिस्क, ये आपको नोट्स तो दिए थे। ठीक है, यानी नोट्स की कॉपीज रख लें, पढ़ी हैं तो ले लें, किसी के पास नहीं है तो। रिस्क मैनेजमेंट, सुन लें जी। तो ये सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम क्या पढ़ने लगे हैं जी, सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम कोर कंटेंट को पढ़ रहे हैं। कोर कंटेंट क्या है जी, तरतीब क्या होनी चाहिए जी, सबसे पहले डायरेक्टर्स बैठेंगे और फैसला करेंगे, मेन प्रिंसिपल्स। फिर फैसले का करना क्या है, उसकी स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। फिर रिस्क मैनेजमेंट, आखिरी मौके पे हम पेश आने वाले मसाइल क्या हैं। पैसे ज़्यादा लग गए जी, बजट से ज़्यादा पैसे लग गए, कपड़ों के लिए इतना बजट बनाया था, जूतों के लिए इतना बजट बनाया था, खाने के लिए इतना बजट बनाया था। ठीक है, तो उससे ज़्यादा तजावज़ कर गया। ख़ानदानी तनाज़ात, ख़ानदान के अंदर शादियों के ऊपर
नाराज हो जाते हैं लोग, हैं जी। तो उनके निपटने की तैयारी की जाती है। और फिर बाद में क्या किया जाता है, बैठकर देखा जाता है टारगेट्स और मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब वो आप जैसे टेबल सा बनाते हैं कि जी ये खर्चा हमने सोचा था इतना हुआ, असल अखराजात और तैयारियों का मुआवजना पहले से तयशुदा बजट और टाइमलाइन के साथ किया जाता है कि आपके असल अखराजात कितने हुए और आपने उसका मुआवजा करना है जो बजट आपने किया था, जो टाइमलाइन आपने बनाई थी। ठीक है, तो ये है जनाब आपका कोर कंटेंट। ठीक है जी, कि गवर्नेंस। गवर्नेंस क्या है? प्रोसेस, कंट्रोल एंड प्रोसीजर द एंटिटी यूज टू मॉनिटर एंड मैनेज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, Board of Directors' responsibility in guiding and supervising sustainability initiatives, including environmental and social concerns. The creation of specialized sustainability committee, कमेटियाँ बनाओ और टास्क फोर्स ताकि एनहेंस हो सके ओवरसाइट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फिर मैनेजमेंट इज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर सस्टेनेबिलिटी रिजल्ट्स एंड देयर परफॉर्मेंस मेजर्स, इंक्लूडिंग पार्ट ऑफ देयर पे आर लिंक्ड टू अचीविंग दोस्त। उनको पकड़ रहे हैं, ठीक है, घेरा तंग कर रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये करना है, ठीक है, बड़े फैसला कर रहे हैं, शादी के तमाम सुलूज़ का फैसला हो रहा है। ठीक है, एंड वी यूज स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क्स एंड प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क टू मिटिगेट देम इफेक्टिवली। फिर स्ट्रेटजी क्या है जी? शादी का कितना बजट होगा, तकरीब का मकाम, मेहमानों की फरिस्त वगैरह। ठीक है, तो दिस द अप्रोच द एंटिटी यूजेस टू मैनेज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे क्या था जी कि गवर्नेंस, क्या प्रोसेस हो, कंट्रोल्स हो, प्रोसीजर हो, मेन चीज़ें। ठीक है, द एंटिटी यूजेस प्रोसेस, कंट्रोल, प्रोसीजर द एंटिटी यूजेस टू मॉनिटर एंड मैनेज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड, वही बात वही चल रही है, रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे मॉनिटर और मैनेज करना है। प्रोसेस, कंट्रोल, प्रोसीजर्स, ठीक है, टू मॉनिटर एंड मैनेज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। और यहाँ पर द अप्रोच एंटिटी यूजेस, यहाँ पे क्या कर रहे थे? प्रोसेस, कंट्रोल, प्रोसीजर्स जो कि यूज करेगी एंटिटी टू मॉनिटर एंड मैनेज। और फिर यहाँ पे क्या कह रहे हैं? द अप्रोच एंटिटी यूजेस टू मैनेज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। फॉर एग्जाम्पल, द एंटिटी एक्सप्लेन्स हाउ क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क सच एज फायर, फ्लड वगैरह and new legislation like carbon pricing could influence its operations, supply chain and financial performance. The entity sets out its plan for shifting to low carbon economy such as investing in sustainable energy. The entity includes new sustainability trends. ठीक है जी, the entity is an commitment to aligning with global sustainability framework. For example, UN Sustainable Development Goals, ये एक UN वालों ने बनाया। पेरिस एग्रीमेंट एक हुआ, नेट जीरो एमिशन, ये नीचे इसकी एग्जांपल्स गिवन है। ठीक है, ये सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिसेस मींस रिसाइकलिंग मटेरियल लाइक प्लास्टिक, ग्लास को आपने मतलब रिसाइकलिंग करें आप। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी प्रैक्टिस क्या है जी? सर्कुलेट करें चीज़ों को, वेस्ट ना करें, उनको रिसाइकल करें, रिपेयर करें इक्विपमेंट को इंस्टेड ऑफ रिप्लेसिंग, डिज़ाइन करें प्रोडक्ट्स को ऐसे कि वो जो है वो कैन बी टेकन आउट एंड यूज अगेन। डिज़ाइन ही ऐसे करें कि वो रीयूजेबल हो। फिर बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट रेफर्स टू हाउ अ कंपनी इम्पैक्ट्स और रिलाइज ऑन नेचर एंड इकोसिस्टम। ठीक है, ecosystem is a system where living things like plant, animals and non-living things like water, soil, air interact with each other. Paris Agreement क्या है जो ऊपर लिखा था? is a global climate deal where almost all countries agreed to reduce greenhouse gas emissions and limit global warming. ओजोन की लेयर खराब हो रही है। ठीक है, फिर नेट जीरो एमिशन टारगेट मींस रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन एज मच एज पॉसिबल। ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आर गैसेज रिलेटेड इनटू released into air such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide that trap heat in the atmosphere and contribute to global warming. ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई थी। And explain how climate related risks such as fire, flood, new legislation like carbon pricing could influence its operations, supply chain stability and financial performance. And it sets out its plan for shifting to low carbon economy such as investing in sustainable energy solutions and taking steps to reduce its emission. And it includes new sustainability trends in long term plans such as using circular economy practice. पढ़ क्या है? ठीक है, circular economy, reduce waste and taking steps to protect biodiversity. अब नीचे एग्जांपल्स के साथ समझ आ रही है बात। ठीक है, उसके बाद कमिटमेंट टू अलाइन विद ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी फ्रेमवर्क, जो लोग सारी दुनिया के अंदर बात करें, हम भी कोशिश करके कमिट करें, कमिटमेंट है हमारी कि हम भी उसके साथ अलाइन करेंगे खुद को। फॉर एग्जांपल, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, पेरिस एग्रीमेंट है, नेट जीरो एमिशन। अब ये है ही रीडिंग, क्या कर सकते हैं। ICAP ने एक एग्जाम्पल नहीं दी इस किताब के अंदर, तो आपको हर चीज़ के अंदर छोटी छोटी एग्जाम्पल्स डालकर दी गई। एक दफ़ा सिर्फ रीड कर लोगे तो आपका मकसद इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। ठीक है ना, उसमें कोई एक दो MCQs आ जाएँ, कोई छोटा सा एक आधा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो मैक्सिमम यही हो सकता है इसके अंदर। लेकिन यहाँ पर ICAP की कोई एग्जाम्पल नहीं थी। और सवालों का मसला ICAP का क्या है? हमारे सिलेबस में S1 है,
सवाल उसने S2 के डाले हुए हैं, इस तरह से। तो थोड़ा सा वो एकदम से चीज़ डालते हैं तो उनको भी थोड़ी समझ नहीं आती, अगली बार जाके फिर ये चीज़ें चेंज कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा जी, रिस्क मैनेजमेंट क्या है? आखिरी वक्त में पेश आने वाले मसाइल, बजट से ताउज़, ख़ानदानी तनाज़ात, ये क्या चल रहा है जी? कोर कंटेंट, कोर कंटेंट, कोर कंटेंट। ठीक है, तो ये इस तरह से याद रखना है क्या जी? गवर्नेंस, स्ट्रेटजी, रिस्क मैनेजमेंट और टारगेट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, टिंकू आपको याद आएगा। और थोड़ी सी बात बस यहाँ से पढ़ के आपके जहन के अंदर हो। ठीक है, द प्रोसेस दैट एंटिटी यूजेस टू आइडेंटिफाई, असेस, प्रायोरिटाइज एंड मॉनिटर सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज। एग्जाम्पल क्या है? Materiality assessment helps a company identify and prioritize sustainability-related risks. Such use a structured approach to identify, assess, manage, and monitor. For example, using an enterprise risk management framework. Track emerging risks like new फलां बंदा मामू बस नाराज ही हुए बैठे हैं, किसी ने बताया। Track emerging risks like new शादी लेट हो जानी है आगे जी। Track emerging risks like new regulation or supply chain problem caused by climate change. Apply risk mitigation tactics. खालागू को वहाँ से होकर आए। Such as use different suppliers so that company does not depend too much on areas। ठीक है जी। तो आपका अच्छा मज़े की बात पता है क्या है? वो कहता है कि आप ना अपने यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी वाला क्या कह रहा है, आप सस्टेनेबल हैं ना, लेकिन आप जिससे रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो सस्टेनेबल नहीं है ना, तो उसके बारे में बताओ। क्योंकि अगर रॉ मटेरियल ना रहा तो आप किससे चीज़ बनाओगे? यहाँ तक चला गया, ये बात यहाँ पहुँचा दी। ठीक है, ताकि वो डिफरेंट सप्लायर यूज़ कर लो। एग्जाम्पल देखते हैं, मैट्रिक्स एंड टारगेट्स, हाउ एंटिटीज परफॉर्मेंस और सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज इंक्लूडिंग हाउ इट इज़ प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स एनी टारगेट्स इट हैज़ सेट और इज़ रिक्वायर्ड टू मीट बाय लॉ और रेगुलेशन। फॉर एग्जाम्पल, मेजरेबल इंडिकेटर्स क्या है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन देखो, एनर्जी यूजेज देखो, वाटर कंजम्पशन देखो। ये आपको जहाँ पे भी जो है वो ESG करना पड़े तो आप ये कहें, ये CO2 एमिट हो गया, एनर्जी यूज़ हो गया, वाटर कंजम्पशन हो गई, ये 3 चीज़ें आप एग्जाम्पल के अंदर जहाँ की बात करें तो लिख सकते हैं। प्रोग्रेस टुवर्ड सस्टेनेबिलिटी टारगेट सच एज रीचिंग नेट जीरो एमिशन बाय 2040 तक हम जीरो एमिशन पे पहुंच जाएंगे जी। लेकिन उसके लिए क्या करना है? कटिंग वेस्ट बाय 60% इन नेक्स्ट 4 ईयर्स। अब टारगेट्स बता रहे हैं अपने। ठीक है, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स रिलेटेड टू डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज ऑफ विमेन इन लीडरशिप पोजिशन। इंक्लूजन का मतलब क्या होता है जी? कि एवरीवन फील्स वैल्यूड। ठीक है, ये नहीं कि जो है वो हमने स्वाद में अगर जो है वो ज़या ने फैक्ट्री लगा दिया तो फिर सिर्फ जो है वो पख्तून ही आ रहे हैं CV लेकर, तो ये वासित भी चला जाए तो उसको भी फील होना चाहिए कि नहीं यार इक्वालिटी है। इधर आकर को फैक्ट्री लगे तो फिर सारे ही आ रहे हों। ठीक है, जैसे ये गुजर साहब ने फैक्ट्री लगा ली है तो फिर सारे गुजरों के CV नहीं आने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही ख़वातीन मर्द इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए। ये क्या है जी? इंक्लूजन मीन्स एवरीवन फील वैल्यू। ठीक है जी। तो metrics based on industry standards like those from TCFD Task Force on Climate Related Financial Disclosures और SASB Sustainability Accounting Standard Board, ये बनाता है सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स। ठीक है, टू ट्रैक क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी परफॉर्मेंस। फिर ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको आप देखेंगे तो ये आपको मैट्रिक्स जो ये सारा कोर कंटेंट समझ आ रहा होगा। ठीक है जी, ये ना रिपीट टेलीकास्ट हुई पड़ी है, ज़रा इसको काट दें, 2 बार आ गई है तो चलें एक एग्जांपल कम हो गई, तो इनको रीड ओनली कर लेंगे एक दफ़ा काइंडली। लो जी, इसको ना एंड से पढ़ के ख़त्म करते हैं, एंड से पढ़ते हैं। जजमेंट, अनसर्टेनिटीज और एरर्स। क्या कहता है जी इसमें? अगर कोई आपका पिछले साल एरर हो गया, मसलन आपने वाटर यूज़ किया था लेट से 10,000 गैलन और गलती से आपने लिख दिया था 8,000 या 12,000, तो अब क्या कर दो? इस साल पता लग गया तो क्या कर दो? क्या कर दो? आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? रीस्टेट कर दें, यानी जैसे IS8 वाली रीस्टेटमेंट थी ना, वही कर दें। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, यहाँ पे एंटी शेल करेक्ट मटेरियल प्रायर पीरियड एरर्स बाय रीस्टेटिंग कंपैरेटिव अमाउंट फॉर द प्रायर पीरियड डिस्क्लोज अनलेस इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू डू सो। ठीक है, अगर कोई मटेरियल प्रायर एरर हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या कर दें? करेक्ट कर दें। ठीक है, बाय रीस्टेटिंग कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। लास्ट ईयर बेकरी रिपोर्टेड एनर्जी यूज़, एक कंपनी थी बेकरी थी एक, उसने रिपोर्ट किया कि हमने एनर्जी यूज़ किया 50,000 किलोवाट्स, लेकिन बाद में पता चला कि मीटर ख़राब था और असल में तो हमने 60,000 किलोवाट्स को जो है वो यूज़ किया है।
बेकरी रीस्टेट करेगी लास्ट ईयर एनर्जी यूज 60,000 किलोवाट पे इन दिस ईयर सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट, सो द कंपैरिजन इज करेक्ट। अब जेन में आ सकता है 50,000 यूनिट्स है तो कॉस्ट भी जो वो 50 की आई होगी, तो ठीक है फाइनेंशियल डाटा भी करेक्ट होगा, उसको किसने कहा अगर वो गलत था तो वो भी करेक्ट होगा। पर यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सस्टेनेबिलिटी वाले डिस्क्लोजर्स में आपने, ये नॉन फाइनेंशियल डाटा है, दिस इज नॉट फाइनेंशियल, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं नजर नहीं आया करता था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आया करता था, ठीक है ना, तो वो भी अगर गलत है तो सही होगा, अपनी जगह पे है, लेकिन ये सस्टेनेबिलिटी के अंदर इस नॉन फाइनेंशियल डाटा को भी आपने क्या करना है, रीसेट करना है, ठीक है। फिर एरर्स को सही करना है, उसके बाद मेजर करें अनसर्टेनिटी, ठीक है, यहां तक कि मैंने कहा था सप्लायर के बारे में बता दें, यहां पे लिखता है क्या कह रहा है, एनएलटी शैल डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन, ये बाद में पढ़ते हैं, कंपनी रिपोर्ट्स CO2 एमिशंस फ्रॉम इट्स सप्लायर्स, अनसर्टेनिटी क्या है, some suppliers are in countries where energy use data is not fully reliable, so reported emissions could be higher or lower than estimated। कह रहा है जी हम जहाँ से मटेरियल मंगवा रहे हैं वहाँ पर एनर्जी यूज़ का डेटा फुली रिलायबल नहीं है, ठीक है, तो फिर हम ये अनसर्टेनिटी है ना अगर डिस्क्लोजर्स के अंदर थोड़ी सी भी तो बताएं हम, ठीक है, अंदाजा तो बताएं, कंपनी डिस्क्लोज दिस अनसर्टेनिटी सो यूजर्स अंडरस्टैंड दैट नंबर्स हैव सम रिस्क ऑफ चेंज। कहता है जी आपने अपने सप्लायर के बारे में बताया कि वो इतना CO2 एमिट कर रहा है, आप तो नहीं कर रहे या कम कर रहे हैं, लेकिन मैंने क्या कहा यहाँ तक S1 ले गया आपको सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड, यहाँ तक कहते हैं कि आप अपने सप्लायर की सस्टेनेबिलिटी के बारे में बताओ कि वो सस्टेनेबल ना रहा तो आप कहाँ से सस्टेनेबल रहोगे। तो अगर आपने मिसाल के तौर पर अपने किसी सप्लायर के बारे में ये डिस्क्लोजर दिया है तो फिर साथ ही ये भी अगर कोई उस पर अनसर्टेनिटी है, क्या मतलब जी जिस मुल्क में है वहाँ का डेटा इतना रिलायबल नहीं है तो हमने अंदाजे से लिख दिया है ताकि यूजर को ज़हनी तौर पे तैयार रहे कि इसमें कुछ चेंज भी हो सकती है प्लस माइनस की, ठीक है। अब पढ़ो, एनएलटी शैल डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन टू हेल्प यूजर अंडरस्टैंड द मोस्ट सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज अफेक्टिंग द अमाउंट इन इट्स सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज हैं, ठीक है, छोटी मोटी की खैर है, मिसाल के तौर पर वो कहता है कि जी मोस्टली तो अगर 10 सप्लायर्स हैं तो 2-3 का जो है वो सही है, बाकी 7-8 के ऊपर अनसर्टेनिटी है, तो वो अनसर्टेनिटी वालों को बता दो, ठीक है। फिर अभी क्या पढ़ा हमने, एरर है तो सही कर लो, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी है तो उसको डिस्क्लोज कर दो। फिर जजमेंट, यहां पर वो जो मैं कह रहा था कि 7 और 3 वाली बात, ठीक है। एग्जाम्पल, स्कूल रिपोर्ट्स एनर्जी यूजेज एंड एनवायरमेंट इम्पैक्ट ऑफ इट्स कैंपसेस। कह रहा है जी स्कूल वाले कह रहे हैं कि हम एनर्जी यूजेज और उसके ऊपर उसका इन्वायरमेंट के ऊपर इम्पैक्ट हम बता रहे हैं अपने कैंपसेस का। अब इस स्कूल के कैंपसेस जो हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैले हुए हैं, तो कई ऐसे बैकवर्ड एरियाज़ के अंदर भी हैं जहाँ पे हफ्ते में 2 दिन बिजली आती है, 7-5 दिन आती नहीं, 7 दिन में मिसाल के तौर पे ऐसे इलाके भी होते हैं, ठीक है। तो ऐसे इलाके भी बीच में शामिल होंगे स्कूल के। अब स्कूल वाले क्या करें, जजमेंट लगाएंगे। The school decides to include only main campuses and not smaller branch offices because smaller ones use very little energy and are hard to track। कहते हैं एक तो वहाँ पे बिजली ना होने के बराबर इस्तेमाल होती है और दूसरा उसका रिकॉर्ड करना ज़रा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए जजमेंट लगाकर बड़े बड़े स्कूल्स हमने उठा लिए। अब दिस चॉइस सिग्निफिकेंटली अफेक्ट टोटल एनर्जी यूजेज रिपोर्ट। भाई देखो जो असल में टोटल एनर्जी यूज़ हुई है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सपेंस बना भी होगा, उसकी वजह से जो आपने जजमेंट लगा के कुछ निकाले हैं तो वो टोटल से तो ये मैच नहीं करेगा ना। अगर वो करना चाहे तो टोटल से, तो टोटल यूजेज तो बहरहाल ज़्यादा हुई है, वो जो 5-10% भी ऐसे स्कूल्स हैं उन्होंने भी तो एनर्जी यूज़ तो की है ना, तो उसका क्या करेंगे फिर। तो उन्होंने कहा इसके बारे में डिस्क्लोज करो, इट मस्ट बी एक्सप्लेन टू यूज़र ऑफ द रिपोर्ट, बता दो हमने ये किया, ठीक है। कंपनी ने, स्कूल ने अपने कैंपसेस का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट बताना था एनर्जी यूजेज का, तो उन्होंने जजमेंट लगाई और सिर्फ मेन कैंपसेस को लिया है, क्योंकि दूसरे या तो बहुत थोड़ी बिजली यूज़ कर रहे हैं या उनको ट्रैक करना मुश्किल है। अब क्योंकि ये सिग्निफिकेंटली इफेक्ट कर रही है टोटल एनर्जी यूजेज रिपोर्ट को, एक्चुअल वाली को, तो फिर इसके बारे में क्या कर दो, डिस्क्लोजर दे दो, ठीक है। अच्छा अब पढ़ो, एंटिटी मस्ट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन सो दैट यूजर्स कैन अंडरस्टैंड द की जजमेंट नॉट द एस्टिमेटेड अमाउंट मेड वाइल प्रिपेयरिंग। वो क्या कह रहा है, एंटिटी मस्ट डिस्क्लोज इन्फॉर्मेशन सो दैट यूजर कैन अंडरस्टैंड द की जजमेंट्स। जी एस्टिमेट अमाउंट ना बताओ बेशक, लेकिन जजमेंट बताओ। वाइल मेड वाइल प्रिपेयरिंग इट्स सब्सटेंशियली रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, सस्टेनेबिलिटी related financial disclosures, these judgment must be those that significantly affect what information appears in the disclosure। तो 3 बातें, कोई एरर है तो सही कर लो, कोई अनसर्टेनिटी है तो डिस्क्लोज करो, और कोई जजमेंट लगाइए तो भी डिस्क्लोज करो। याद रहेगा ऐसे, बस ऐसे याद करना है इसको, ठीक है।
स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस, जैसे हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टॉप पर लिखा था फाइनल अकाउंट के टॉपिक के अंदर, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लाई विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड कंपनीज एक्ट। इसी तरह से अगर सस्टेनेबिलिटी वाले स्टैंडर्ड्स भी आपने अप्लाई किए हैं तो वो भी कंप्लायंस स्टेटमेंट में वैसे ही डाल दो। अब क्योंकि ये तो अभी से शुरू हुआ है अप्लाई होना, और बहुत बड़ी कंपनीज अभी अप्लाई कर रही हैं, और 1 जुलाई 26 से बड़ी कंपनी शुरू करेंगी, लिस्टेड वो भी, और पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी जो है अनलिस्टेड वाली, तो अभी तक इसलिए ये नजर नहीं आ रहे इस तरह से, लेकिन एनकरेज है, कोई लगा भी रहे होंगे, ठीक है ना। तो कंप्लायंस अगर आप कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स की, तो आप इसको भी क्या कर दें, डिस्क्लोज कर दें, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी कंपनी के अंदर ऐसा ना हो पाया था। उसकी वजह क्या थी? फाइनल अकाउंट्स में मैं आपको उधर दिखाऊं, ये जनाब हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहाँ गई, आ नहीं रही, ये आ गई। अच्छा तो देखें आप कंप्लायंस स्टेटमेंट, ये देखें, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल, ठीक है, और कंपनीज एक्ट, ये लिखा हुआ है ना, अब तीसरा डॉट भी पड़ जाएगा अगर आपने कंप्लाई किया हुआ है इन स्टैंडर्ड्स के साथ। भाई इतनी सी बात है कंप्लायंस के अंदर, ठीक है। क्या कहता है? The entity that complies with all requirements of IFRS Sustainability Disclosure Standards shall make an explicit and unreserved statement of compliance। जैसे यहाँ पे क्लियरली बताया हुआ है कि कंप्लाई करते हैं, तीसरा डॉट पड़ेगा कि IFRS सस्टेनेबिलिटी के स्टैंडर्ड्स को भी हम कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। Entity shall not say that its sustainability financial disclosures comply with IFRS. Entity shall not say that its sustainability related financial disclosures comply with IFRS sustainability disclosure standards unless they comply with all the requirements। जब सारी requirements से comply करेंगे तो फिर ही ये disclosure दे सकते हैं, ठीक है। तो compliance का disclosure देना है। Comparator के बारे में क्या कहता है जी? बात ये है, इसको बाद में पढ़ते हैं। An entity shall disclose comparative information from the preceding period for all amount reported in current period if it helps user to understand the current sustainability related। The entity shall also provide comparative information for narrative and descriptive sustainability। कहता है comparative देने, सादा बात, क्या कह रहा है? comparative देने, ठीक है। comparative देने हैं फिगर्स के भी, और अगर यूजर को मतलब ज्यादा यूजफुल लग रहा हो तो जो अंग्रेजी लिखी है ना, वो वाली अंग्रेजी भी comparative के लिए बताओ, comparative शो करने हैं बस, अनलेस कोई और स्टैंडर्ड सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर का कुछ और कह दे, तो जब कहेगा तो देख लेंगे, हमें तो फिलहाल नहीं कह रहा, हमारा तो यही स्टैंडर्ड है, तो भाई कंपैरेटिव शो करना है, ठीक है, इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आज आ जाए, सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्टिंग जो है वो एक दो महीने बाद कर दें, ऐसा ही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टाइमिंग क्या है? वो जिस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसी में जो नथी करना है, अटैच करना है, उसी का हिस्सा बनाना है, ऊपर लिख रहा है वो, ठीक है ना। लोकेशन ऑफ डिस्क्लोजर अभी बता रहा है ऊपर, मैं अगर उलट चढ़ाऊँ, ठीक है, उलट चले तो इधर को आ रहे हैं, इधर से चलते ना, यहाँ से यूँ आ रहे हैं, तो पहले बता दिया आपको लोकेशन क्या है भाई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कहीं भी शो कर दो, नॉर्मली कंपनीज बैलेंस शीट से भी ऊपर शो कर देती हैं, कोई डायरेक्टर रिपोर्ट में, मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अंदर कहीं पे शो कर देते हैं। शो करना जरूरी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, बस करना जरूर है, डिस्क्लोज करना है, ठीक है। तो कंपैरेटिव देना है। टाइमिंग ऑफ रिपोर्टिंग क्या है? एंटिटी मस्ट रिपोर्ट इट्स सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एट द सेम टाइम एज इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड बोथ मस्ट कवर द सेम रिपोर्टिंग पीरियड। जिस पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उसी पीरियड के सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर दो। जिस वक्त फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आप जो है वो रिपोर्ट करें, बनाएं, उसी वक्त आप सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स भी बना दें, यानी उसी का हिस्सा बना दें, वो हिस्सा ऊपर लिखा हुआ है। एन एंटिटी must include the disclosure required by IFRS blah 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 within its general purpose financial reports। उसी का हिस्सा बना दें within its। हाँ, these disclosures can appear in different sections of report depending on regulatory requirement। अगर आपके लॉ ने कहा है फलां जगह करो तो वहां कर दो, वरना जहां मर्जी कर दो। They may be included inside management commentary or similar reports which many jurisdiction require। कहता है कभी कभी मैनेजमेंट कमेंट्री के अंदर ही वो डलवा देते हैं। This report may also be called a management report, मैनेजमेंट डिस्कशन एंड एनालिसिस, ऑपरेटिंग फाइनेंशियल रिव्यू, इंटीग्रेटेड रिपोर्ट और स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट। यानी कि कहीं पे भी डाल दो, किसी भी रिपोर्ट का हिस्सा बना दो, बस डिस्क्लोज करना है। नॉर्मली मैंने कहा कंपनी जो बैलेंस शीट से ऊपर इसको डिस्क्लोज कर देती है, ठीक है, सही है।
अच्छा जी, अब ये एक बात है जी, सोर्स ऑफ गाइडेंस में कहता है इन एडिशन टू IFRS सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड एंटिटी शुड रेफर टू एंड कंसिडर डिस्क्लोजर टॉपिक्स इन SASB स्टैंडर्ड। कहता है जी इनके अलावा अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो कहाँ चले जाओ, SASB स्टैंडर्ड्स की तरफ। द क्या है द SASB, क्या क्या करता है जी, द SASB प्रोवाइड्स इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स टू हेल्प कंपनीज रिपोर्ट सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज दैट कुड अफेक्ट देयर। कहता है ये है क्या, ये कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए स्टैंडर्ड बने हुए हैं सस्टेनेबिलिटी के। एडिशनली अगर आपको SASB मतलब आपने इन एडिशन टू सस्टेनेबिलिटी डिस्क्लोजर्स SASB को देख लेना है, ठीक है। एडिशनली क्या कर लो, CDSB भी एक फ्रेमवर्क है जो सिर्फ वाटर रिलेटेड और बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड डिस्क्लोजर्स के ऊपर अलग से बना हुआ है। अगर दिल करे तो उससे भी हेल्प ले सकते हो। प्रोनाउंसमेंट फ्रॉम अदर स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज फॉर जनरल, किसी और बॉडी ने इस तरह के स्टैंडर्ड बनाए हैं उससे हेल्प ले लो। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज कॉमन इन सेम इंडस्ट्री, और या आप इंडस्ट्री से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो ये एक गाइडेंस का सोर्स है कि एक तो आपके ये सस्टेनेबिलिटी के डिस्क्लोजर्स वाले स्टैंडर्ड्स हैं। आपको अगर हेल्प चाहिए तो आप CDSB से भी ले सकते हो, SASB से भी ले सकते हो। यूं कर लें, SASB से ले सकते हो, उसके बाद कोई इंडस्ट्री रिलेटेड जो स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, उससे हेल्प ले लें। किसी और स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी से हेल्प ले लें अगर उन्होंने ऐसे डिस्क्लोजर्स बनाए हुए हैं, ठीक है, खुली इजाज़त दी है उन्होंने आपको, ठीक है। या इंडस्ट्री में कोई प्रैक्टिसेस हैं कॉमन जो अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को निकालने के लिए, आप उनसे भी इंडस्ट्री की प्रैक्टिस को भी हेल्प के तौर पे ले सकते हैं, ठीक है। लें जी, अब इसके अंदर मैं मसलन आपको बताता हूँ, जैसे ऐसे ही ख़त्म तो ये हो गया, इंशाल्लाह इसके सवाल करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे व्हाट इज़ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ IFRS S1 इन सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग? टू प्रोवाइड डिटेल्ड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, टू रेगुलेट कार्बन एमिशन ग्लोबली, टू स्टैंडर्डाइज सस्टेनेबिलिटी, क्या है जी, टू एनफोर्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, क्या है जी बताओ। बी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, टू एनफोर्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम। चलो जी देख लेते हैं फिर जाके। लो जी, वो कहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ S1 requires an entity to disclose information about its sustainability related risks and opportunities. Risks and opportunities, risks and opportunities that is useful to primary users of general purpose financial statement making decision to providing resources to the entity। ठीक है जी, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा वरना मारे जाएंगे। मैंने कहा थोड़ा सा एहसास दिला देना आपको, ठीक है। तो अब फिर दोबारा पढ़ो। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू स्टैंडर्डाइज सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। ऑब्जेक्टिव, चला जाना ऊपर भाई, ऑब्जेक्टिव यहां से पढ़ाया था आपको, कितने वे मैनू आप तो लब जाए, ये डिस्क्लोजर ऑफ सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही तो थी। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या है? रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज बताओ, ठीक है। रिस्क्स और अपॉर्चुनिटीज को डिस्क्लोज करो। अच्छा जी, उसके बाद एक और कर लेते हैं ऐसी तरह, थोड़ा सा एहसास दिलाने के लिए, ताकि इसको एक बार पढ़ लें। केड़ा सफा सी यार जी, देखो भाई, अंडर IFRS 1 सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स शुड बी डिस्क्लोज्ड इफ दे इम्पैक्ट एंटिटी रेपुटेशन ओनली, नहीं, could reasonably be expected to affect financial prospects, देखते हैं, have public interest but no financial impact, नहीं, align with company sustainability commitments, मेरे ख्याल में तो बी ऑप्शन है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड टू अफेक्ट फाइनेंशियल प्रोस्पेक्ट है। सस्टेनेबिलिटी रिलेटेड रिस्क्स क्यों डिस्क्लोज करते हैं? तो हम कहते हैं कि जी ये रिस्क और फिर अपॉर्चुनिटी को लेके चले होते हैं ना, हमने सस्टेनेबल रहना है या नहीं रहना है, ठीक है। प्लीज़ इसको ज़रा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। विच फ्रेमवर्क एंटिटीज मस्ट रेफर टू अलॉन्ग साइड S1, अभी भी पढ़ के आ रहे हैं। GRI कभी सुना ही नहीं, UN ग्लोबल कभी नहीं सुना, वहाँ पर तो देखा था। IPCC पता नहीं क्या। तो ये अब एक बार पढ़ा हुआ है ध्यान से, यहाँ से कोई MCQ आएगा आराम से निकाल रहे होंगे, ठीक है जी। तो चलें जी, अब बस करते हैं, अपनी रेशियोज पे वापस आते हैं। और रेशियोज में हम पहुंच चुके थे यहाँ पर, ठीक है जी।
प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, फिर इन्वेस्टर की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, और फिर वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। ठीक है जी। तो आप क्वेश्चन मैं दोबारा आज नहीं लिख रहा, क्वेश्चन अब माजरत के साथ यहाँ से देख लें। वैसे मज़ा बड़ा आया वहाँ पे क्वेश्चन लिखने से, है ना जी, सामने सामने रहा था, लेकिन अब दोबारा लिखने में टाइम लग जाएगा। तो हम कौन कौन से नंबर की रेशियोज लिख चुके थे जी? कौन कौन से नंबर रेशियोज थी ये? वर्किंग कैपिटल, ये अभी ख़त्म करते हैं बस इंशाल्लाह। वर्किंग कैपिटल एफिशिएंसी रेशियोज, जी इसको कोशिश करके 11 बजे तक ख़त्म करते हैं। फिर मैं ज़रा देखता हूँ 5-10 मिनट की ब्रेक में, या तो इसी का कोई सवाल करा देंगे, या फिर वो जो रहता है IAS 12 और IFRS 16 का मिक्सचर, वो भी तो कराना है ना अभी, तो वो हो सकता है शुरू करा दूँगा। ठीक है। एथिक्स में क्वेश्चन रहता है एक तरह का, ठीक है जी। वो करते रहेंगे आप आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह से, रोज़ाना की बुनियादों पे 1-2 सवाल कर लिए रिसेंट अटेम्प्ट के, उसकी रिवीजन ऐसे ही चलेगी, और जो चीज़ें रहती होंगी हम हर टॉपिक में से छोटी मोटी चीज़ करते आएंगे, तो वो भी रिवाइज क्या होता है असल में, तो गैप एनालिसिस ही होता है ऐसे ही। ठीक है। अच्छा जी, रेशियो नंबर कौन सा था? नहीं, यहाँ पर जो पहली हमने की थी वो कौन सी थी? वर्किंग कैपिटल का नंबर क्या था पहली रेशियो का? 11 था। ठीक, तो 11 है वर्किंग कैपिटल साइकिल। अच्छा, उसके बाद 12 थी एवरेज टाइम टू डेटर डेज। लिख दूँ जरा डेटर डेज। अच्छा जी, डेटर डेज का फॉर्मूला क्या लगाया था जी हमने? एवरेज डेटर्स ओवर क्रेडिट सेल्स इनटू 365। तो एवरेज डेटर्स कितने आए थे ज़रा बता दें। ऐसे ज़रा चलते चलते इन पे बात भी कर दें, और टाइम्स वाली करके फिर कहानी ख़त्म करते हैं जी इंशाल्लाह। जी 15.74 डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स। नहीं ना, मुझे एवरेज डेटर्स बताओ ना, आगे फिर हेल्प मिल जाएगी ना जी। 172.5 हमारे एवरेज डेटर्स हैं, और हमारी सेल्स कितनी है? 4000 इंटू 365। आंसर वॉज 15.7 डेज। ठीक है जी। उसके बाद इन्वेंट्री डेज थे। इन्वेंट्री डेज का फॉर्मूला था एवरेज इन्वेंट्री ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। तो एवरेज इन्वेंट्री 275, कॉस्ट ऑफ सेल्स है हमारी 3000 इंटू 365। आंसर वॉज 33.5 days. And last was creditor days. Average creditors over credit purchases into 365. अब average creditors 155, ये तो यहीं पे आपने कर लिया था ना, लेकिन ये आपने वर्किंग में निकाली थी क्रेडिट परचेजेस जी। 2990 इंटू 365। आंसर वॉज 18.92 डेज। ठीक है जी। डेटर्स इतने दिन में पैसे दे देते हैं। डेटर्स पे कैश इन 15 डेज, या डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश इन 15 डेज। इन्वेंट्री इतने दिन में सेल में कन्वर्ट हो जाती है, या गुड्स इतनी देर इन्वेंट्री में पड़ी रहती हैं, दोनों बातें ठीक है। इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू सेल इन 33 डेज, या गुड्स रिमेन इन इन्वेंट्री फॉर 33 डेज। वी पे क्रेडिटर्स इन 19 डेज। ठीक है। अब डेटर डेज, क्रेडिटर डेज और इन्वेंट्री डेज को मिलाकर हमने क्या बनाया था?
वर्किंग कैपिटल साइकिल। क्या कहा था जी उसके लिए? हमने कहा था जी एसेट्स को ऐड कर दो, 17 प्लस 33.5 माइनस 18.92 जी 31 था आई थिंक, नहीं 30.31 डेज कर दूँ जरा राउंड। अच्छा 30.2 है तो 30 डेज का तो 30 का मैं ज़रा राउंड करता हूँ, बोलना आसान रहेगा। ये क्या है जी 15.7 मतलब 16 डेज, ये 34 डेज और ये 19। आंसर 30 डेज 31 हो गए ना, हैं जी? कितने हो गए अब बता दो। आई एम सॉरी 16 प्लस 34 माइनस 16 प्लस 34 माइनस 19 इज इक्वल टू 31। मैं ज़रा इसको ना थोड़ा सा करना चाह रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ये ज़रा। अच्छा अब डेटर्स जितना जल्दी पैसे दें उतना बेहतर है, लेकिन इनमें से जल्दी के बारे में ना सिर्फ इसके बारे में बोल देना है, ठीक है? कि इन्वेंट्री जितनी जल्दी सेल में कन्वर्ट हो जाएं उतना बेहतर, ठीक है? इन्वेंट्रीज आर कन्वर्टेड इनटू सेल इन 34 डेज या गुड्स रिमेन इन इन्वेंट्री फॉर 34 डेज, ठीक है? तो लोअर द डेज बेटर इट इज, लिखा था कल ये लोअर द डेज। अब देखते जाना जो कमी बेशी है उसमें पूरी करनी है, ठीक है? लोअर द डेज बेटर इट इज, ठीक है? फिर डेटर्स आर कन्वर्टेड टू कैश इन 16 डेज या डेटर्स पे कैश इन 16 डेज। अब ये लोअर बेटर है या हायर बेटर है? ये भी लोअर बेटर है, ठीक है? लेकिन आप ये लिख दें कि लोअर द डेज बेटर इट इज, हाउएवर लिखा नहीं होगा तो आज लिख लेंगे, हाउएवर अ बेटर कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन इफ क्रेडिट टर्म्स आर अवेलेबल। या आप नहीं देंगे ना क्रेडिट टर्म्स तो फिर आप परिचय में यूं लिख देंगे, हाउएवर, क्या लिखवाया था मैंने? हाउएवर अ बेटर कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन इफ क्रेडिट टर्म्स आर गिवन इन क्वेश्चन, ठीक है? मतलब अगर हमने उसको 20 दिन का टाइम दिया था, 16 में दे गया, अच्छी बात है, और अगर 10 का दिया था तो 16 में दे गया तो अच्छी बात नहीं, तो साथ ये लाइन लिख देंगे, ठीक हो गया? क्रेडिटर डेज, वी पे क्रेडिटर्स इन 19 डेज या क्रेडिटर्स आर पेड इन कैश इन 19 डेज। नाउ इसके साथ बिल्कुल भी नहीं लिखना हायर इज बेटर, बल्कि इसके साथ यही बात लिखनी है, अ बेटर कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन if credit terms are available या this time shall be, these days shall be compared with credit period allowed by the supplier, ठीक है? ओके अगर तो 20 दिन का टाइम था तो फिर हमने 19 दिन में पे किया है तो हमारे रिलेशंस विल बी इम्प्रूव्ड विद द सप्लायर, खुश होगा वो, गुडविल बेहतर होगी, ठीक है? और अगर उसने 15 दिन का कहा था तो 19 दिन पे जाने से हमारी गुडविल खराब होगी, ताल्लुकात खराब होंगे, ठीक है? अच्छा 31 दिन के बारे में क्या बोला था जी? 31 दिन के बारे में क्या बोला था जी? 31 दिन क्या है वर्किंग कैपिटल साइकिल, इसके बारे में एक जुमला उर्दू में बोला था, कोई याद है? इजी ले रहे हो आप इसको, याद है? इस 31 दिन के बारे में मैंने बोला था हमें इतने दिन के लिए पैसे चाहिए, हमें इतने दिन के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, ठीक है? तो 31 डेज के बारे में मैंने लिखवाया भी था, क्या लिखवाया था? अब जाके देखो ज़रा वर्किंग कैपिटल साइकिल में जी, इट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन पेमेंट फॉर परचेजेस एंड, यही तो वो शॉर्टकट भी था, याद है? इट इज़ द टाइम पीरियड बिटवीन पेमेंट फॉर परचेजेस एंड रिसीट फ्रॉम सेल्स, ठीक है जी? तो शॉर्टकट कैसे बनाया था जी? हमने क्या कहा था जी? वो यहाँ पर नहीं बन सकता था, लेकिन मैंने मिसाल दी थी कि अगर हमने क्रेडिटर्स को पे किया है
और डेटर्स को, इन्वेंट्री को बीच में से अगर निकाल दें तो ठीक है, इन्वेंट्री कैसे निकाल दें, कैसे शॉर्टकट बनाया था याद नहीं आ रहा, देखें देखें देखें। क्रेडिटर पे किए थे 6 जनवरी को और रिसीट हुई थी 19 को, तो डेट लिखकर अगर इन दोनों के साथ डेट लिखी हो तो उन दोनों का डिफरेंस भी क्या है, वर्किंग कैपिटल साइकिल। लेकिन जो अहम जुमला इसमें लिखवाया था वो ये था कि द कंपनी रिक्वायर्स वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग फॉर 31 डेज, वी रिक्वायर फाइनेंसिंग फॉर वर्किंग कैपिटल फॉर 31 डेज। अब इसके लिए आप अपनी दराज में पड़ा हुआ कैश इस्तेमाल करें या बैंक से ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लें, शॉर्ट टर्म लोन ले लें। लॉन्ग टर्म लोन नहीं मिलेगा आपको वर्किंग कैपिटल के लिए, याद रखना कभी भी वर्किंग कैपिटल को आपको इन्हीं अपने फंड से मैनेज करना पड़ता है या आपको बैंक ओवरड्राफ्ट या शॉर्ट टर्म लोन लेना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? अब बड़ी अहम बात करने लगूं। लॉजिक ज़रा क्लियर हो जाती है ना इस तरह से, ठीक है। कंपनी हमारी ये ए कंपनी है, ये हमारी कंपनी है, ठीक है। हमने कहा जी डेटर्स 16 दिन में पैसे देते हैं, इन्वेंट्री 34 दिन में कन्वर्ट होती है और क्रेडिटर्स 19 दिन में पैसे हमसे ले जाते हैं, यानी हम दे देते हैं इनको। तो क्या था जी 31 डेज, ठीक है। तो हमारा कैश साइकिल है 31 दिन का, मतलब हमें 31 दिन के लिए पैसे जो है वो अरेंज करने। एक कंपनी है कंपनी बी, डेटर्स पैसे देते हैं 3 दिन में, 4 दिन गुड्स इन्वेंट्री में पड़ी रहती हैं और 9 दिन बाद हम क्रेडिटर को पैसे पे करते हैं। आंसर बताओ क्या नेगेटिव हो गया? ये पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन पर्चे में आ जाए कितना जी, तो आप कहोगे दिस इज आइडियल सिनेरियो, दिस इज आइडियल सिनेरियो। कंपनी को मैं तो यूं कह सकता हूं कि मुझे तो बस एक चादर बिछानी है और उस पर अपने मार्कर सजाने हैं और बस कुछ नहीं करना, और घर से पैसे लेकर ही नहीं आने पड़ेंगे। क्यों? मार्कर मैंने लिए उधार पे उर्दू बाजार से जाकर, उसको कहा मैं तुम्हें 9 दिन बाद पैसे दे जाऊंगा। मार्कर मैंने बेचे, 3-4 दिन में बिक गए, 3 दिन 4 दिन बिक गए, 3 दिन में पैसे भी आ गए और फिर उन्हीं पैसों में से जाके मैंने क्रेडिटर को पेमेंट कर दी। तो ये नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो फिर लिखे आप वर्किंग कैपिटल लाइन लिखी ना, पहले आपने लिखा इस रेशो के साथ लिखा क्या जी 31 डेज क्या है जी, टाइम पीरियड बिटवीन रिसीट फॉर फ्रॉम कस्टमर एंड पेमेंट टू सप्लायर, ऐसे ही है। उसके बाद हमने क्या लिखा कि कंपनी नीड्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर 31 डेज। या हमें वर्किंग कैपिटल कितने दिन के लिए चाहिए जी, बोलो 31 दिन के लिए, ठीक है जी। अच्छा अब आगे लिखो लोअर इज बेटर, लोअर द डेज बेटर इट इज, ये लिखा हुआ है पहले से। अगर ये लिखा हुआ है लोअर द डेज बेटर इट इज, तो अब आगे ये वाली लाइन लिखो जो अभी भी लिखवाई, इफ इट इज नेगेटिव। ये लॉजिक जो होती है ना ये डिब्बे में डाला करो, मतलब ए के बारे में ना लिखो, सिर्फ बी के बारे में लिख दो जो मैंने एग्जांपल दी, क्योंकि सवाल से इसका ताल्लुक नहीं है ना, ठीक है। और इसके साथ लिखो इफ इट इज नेगेटिव देन इट इज आइडियल, देन इट इज आइडियल बिकॉज कंपनी इज नॉट नीडेड टू फाइनेंस इस वर्किंग कैपिटल। सिंपल, समझ आई बात की? अच्छा जी अब इधर देखिए जी, सवाल वही सेम है, ठीक है ना। ये मैं मिटा दूं, लॉजिक ले हैं बिल्कुल। अब 3 रेशोज हैं, मैं तो कहूँगा इनको नंबर देने की बजाय ना 15, 16, 17 इनको कहो 12A, 13A, 14A, ज़्यादा बेहतर है 12A, क्योंकि डिफरेंट नहीं है, ठीक है। सिर्फ रेशो को बोलने का तरीका डिफरेंट है। 12A डेटर टर्नओवर, 12B इन्वेंट्री टर्नओवर,
12C क्रेडिटर्स टर्नओवर। भाई इसमें ना जैसे नाम से पता लग रहा है टर्नओवर, रेशो को आपने क्या कर देना है जी, टर्नओवर कर देना है। रेशो क्या कर देना है जी, रेशो को टर्नओवर कर देना है, और इसका आंसर आएगा टाइम्स में, इसका आंसर आएगा टाइम्स में। तो ऊपर डेटा इसलिए मैंने आपसे लिखवाया था, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स, आंसर इज 23 टाइम्स। लिख दूं, मतलब इस समय पे लिख लें, अगले पे लिख लें, जहाँ पे भी लिख लें, ठीक है। ये तीनों रेशियोज ऐसे ही। इसका मतलब क्या है जी, डेटर टर्नओवर वाले सफ़े, डेटर डेज वाले सफ़े पे नीचे टर्नओवर लिख सकते हैं आप, उसी के नीचे 12A डालें। इन्वेंट्री वाले सफ़े पे मैंने जगह छुड़वाई थी, उसी के नीचे 13A डालें, ठीक है ना। नंबर आगे पीछे तो नहीं ना किया मैंने, नंबरिंग यही थी ना, 12, 13, 14 ऐसे ही है ना। तो उनके नीचे जाके लिखें डेटर टर्नओवर। जी अब इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब है, लिखें, दिस मीन्स हाउ क्विकली डेटर्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश, और के साथ दूसरा लिखें, हाउ मैनी टाइम्स डेटर्स पे कैश इन अ ईयर। इस रेशो का मतलब क्या है जी, हाउ क्विकली डेटर्स आर पेइंग कैश या कन्वर्टेड इनटू कैश, जो भी लिख लें, हाउ क्विकली डेटर्स आर पेइंग कैश, या और के साथ दूसरी बात क्या लिखवाई है, और हाउ मैनी टाइम्स डेटर्स पे कैश इन अ ईयर, इन अ पीरियड लिखें, बेहतर है, इन अ पीरियड। अच्छा, अब डेटर डेज जितने लोअर उतने बेटर, ऐसा ही है, डेटर डेज जितने लोअर उतने बेटर, लेकिन टाइम्स जैसे रेशियो टर्नओवर की है तो ये रूल भी टर्नओवर हो गया, टाइम्स जितना ज़्यादा होगा उतना बेहतर, ठीक है। तो लिखें हायर द टाइम्स बेटर इट इज, हायर द टाइम बेटर इट इज, हाउएवर a better conclusion can be made, वो जो भी जुमला पहले लिखा था वही लिख लो, if credit terms are available। if credit terms are available। लेकिन अहम बात पता है क्या है, क्रेडिट टर्म्स के साथ कंपेयर अगर करना है ना, सुने, क्रेडिट टर्म्स के साथ अगर कंपेयर करना है ना, तो उसके लिए फिर डेज वाली रेशियोज या तो निकाल कर देगा या उसका डेटा देगा। क्रेडिट टर्म्स तो डेज में ही गिवन होती है ना, तो टाइम्स में तो नहीं होती, कितनी दफ़ा तुमने पे करना, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अगर ये क्रेडिट टर्म्स वाली बात है तो ये कंपैरिजन के लिए चाहिए हमें क्या होते हैं, डेज ही चाहिए होते हैं, ठीक है। सही हो गया। नेक्स्ट है जी इन्वेंट्री टर्नओवर। जी इन्वेंट्री टर्नओवर 3000 क्या है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स डिवाइड बाय 275 एवरेज क्रेडिटर्स हैं 13 टाइम्स। इसका मतलब क्या है, उसी तरह से लिखें, दिस मीन्स inventory is converted into sales 13 times in a period, 13 times into sales in a period,
अच्छा, इसको यूं भी कह सकते हैं, देखें सर, साल में 13 बार हमें इन्वेंट्री रीफिल करनी पड़ती है, साल में 13 बार हमें इन्वेंट्री रीफिल करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब समझिएगा कि जैसे कॉस्ट ऑफ सेल 2000 है एक कंपनी की, मिसाल के तौर पे कंपनी ये है, कोई और लॉजिक बनाते हैं, लॉजिक ज़रा समझ आ जाए। कंपनी ये है, कॉस्ट ऑफ सेल उसकी है 2000 और उसकी इन्वेंट्री जो है वो 200 है, और कंपनी बी है, कॉस्ट ऑफ सेल उसकी भी 2000 है और उसकी इन्वेंट्री है 20। बताओ कितने टाइम्स आता है ये? 10 टाइम्स। और ये कितने टाइम्स आता है जी? हाँ जी, कौन बेटर है? एक कंपनी साल में 10 बार सेल करती है, यानी 10 बार इन्वेंट्री खरीदता है, दूसरी कंपनी आ जा लगी हुई है इन्वेंट्री की, आती है बिकती है, आती है बिकती है, आती है बिकती है, तो कौन सी कंपनी बेटर है? तो हायर द टाइम्स बेटर इट इज, ठीक है, हायर द टाइम्स। यही डेटर के लिए भी होता है, नीचे क्या ले लो, ऊपर सेल कर दो, इसी को सेल कर दो, इसी को डेटर कर दो, इस तरह से टाइम्स जितना ज़्यादा उतना बेहतर, ठीक है। तो इट मीन्स हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू सेल इन अ पीरियड, या हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंट्री इज रीफिल्ड, जैसे मैंने बोला, ठीक है। तो हायर द डेज बेटर इट इज। तीसरा है जी क्रेडिटर टर्नओवर। तो क्रेडिट परचेजेज हैं 2990 वर्किंग में आपने निकाली थी, डिवाइडेड बाय 155 है एवरेज क्रेडिटर्स, आंसर 19 टाइम्स, 19 टाइम्स, ठीक है जी। अब इसका मतलब क्या है? इट मीन्स creditors are paid 19 times in a period. However, पहले क्या जुमला बनाया था? मोर क्या चीज़? पिछला जुमला था ताकि सेम हो जाए। अभी पिछले क्रेडिट पॉलिसी वाला पॉइंट लिखवाया था, क्या लिखवाया था? हाउएवर, हाँ आगे आगे, हाउएवर अ बेटर कंक्लूजन, जो जुमला लिखवाया था मैं कह रहा था रिपीट कर दूँ ज़रा। हाँ, यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें क्रेडिट, हाउ मेनी टाइम्स क्रेडिटर्स पे, वी पे, हाउ मेनी टाइम्स क्रेडिटर्स आर पेड इन अ पीरियड, इसके आगे लिखें हाउएवर a better conclusion, however, for a better conclusion, creditor days should be compared with credit policy या credit period allowed, ठीक है। however, for a better conclusion, creditor days should be compared with credit policy या credit period allowed, ठीक है ना जी। ऐसे ही वहाँ पर भी लिखना था, debtor days लिख लो वहाँ पर भी जाके, however, for a better conclusion, debtor days will be compared with, मैंने बोला था आपको कि डेज नहीं मिलते, ठीक है। पेन खत्म हो गया, माशाल्लाह बड़ी पढ़ाई कर भाई, किसी को पेन है एक्स्ट्रा दे दे। पास से शुक्र है खुद आ गया एक पेन लेके। ऐसे बैग में 2-3 पेन तो होते ही होंगे। सुभान अल्लाह। असल में सर रहते ही ना, सेशन के शुरू में लिए थे तो बस पढ़ रहे हो फिर आजकल हैं। अच्छा जी, वो जैसे सॉरी लॉजिक मैंने मिटा दी, अब इस पे कर लो। कंपनी ए है, इसकी परचेजेज हैं 3000, 2900, 2000, मेरे वाले सवाल में 2000, ठीक है, और इनके एवरेज क्रेडिटर्स हैं 200। कंपनी बी परचेजेज हैं 2000, क्रेडिटर्स हैं 20। ये कितना आया था जी? 10 टाइम्स। ये कितना है जी?
इसका मतलब क्या है? स्लोअर पेमेंट्स, स्लोअर पेमेंट्स। और 100 टाइम का मतलब क्या है? फास्टर पेमेंट्स। ये बात समझ आ रही है? डेटर्स के केस में क्या था? स्लोअर रिसीट्स या फास्टर रिसीट्स। इन्वेंट्री केस में स्लोअर सेल्स या फास्टर सेल्स। क्रेडिटर के केस में स्लोअर पेमेंट्स या फास्टर पेमेंट्स। लेकिन ये नहीं कहना स्लो इज बेटर, क्योंकि इधर पैसे किसी के पास आए हुए हैं। ये भी नहीं कहना फास्टर इज बेटर, क्योंकि ये जितना मैक्सिमम पीरियड हमें मिल सके उतना बेहतर होता है। मुफ्त का फाइनेंस है बगैर इंटरेस्ट के, ठीक है? इसलिए अगला जुमला हमने लिख दिया। ओके, अच्छा जी। अब चूंकि इस सवाल के अंदर एक ही कंपनी है तो मज़ा नहीं आना, अगली रेशोज की हेडिंग दे लें। अगली रेशोज कौन सी हैं जी? लिक्विडिटी रेशोज, 2 रेशोज हैं, और सॉल्वेंसी रेशोज 2 ही हैं। वो निकालने का ज़रा तरीका जो है वो 2 तरह से होता है। तो वर्क इसमें लिक्विडिटी रेशोज की हेडिंग दे लें, सवाल ये देख लें। मसलन करंट एसेट्स हैं हमारे पास, इसमें इन्वेंट्री होती है, डेटर्स होते हैं और कैश है। फिर करंट लायबिलिटीज़ हैं, उसमें लेट से सिर्फ क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स ट्रेड अंडर पेबल्स, ठीक है, वह क्रेडिटर्स। मसलन एक कंपनी है, इस कंपनी के पास 50 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी है, 60 रुपये के डेटर्स हैं, 10 रुपये का कैश है, ठीक है जी। तो इसके पास कितने करंट एसेट्स हैं जी? 120, ठीक हो गया जी। और लेट से इसके पास लायबिलिटीज़ जो पे करने वाली आ रही हैं वो हैं 10। अब करंट रेशो आपको याद होगी, करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है जी? करंट एसेट्स ओवर एवरेज नहीं लेना, ये रेंट पे बताना है इतने करंट एसेट्स, इतनी करंट लायबिलिटीज़ पे करने के लिए पड़े हैं, तो क्लोजिंग, ठीक है। अब ज़रा डायरेक्ट ही आंसर निकाल दो, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी करो, 12:1 कहते हैं इसको, ठीक है जी। और इसका मतलब क्या है? टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी हैज़ 12 रुपीज़ ऑफ करंट एसेट्स अवेलेबल, ठीक है। अब टू पे करंट लायबिलिटीज़ की बात हुई ना, तो कहने वालों ने कहा यार अगर बिजली का बिल आए तो इन्वेंट्री तो आपके पास पड़ी है, पता नहीं पैसे आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है, तो आराम से ही बिकती है। और प्री पेमेंट्स भी बेची नहीं जाती हैं अगर कोई प्री पेमेंट्स पड़ी हैं तो। हाँ, डेटर्स एक ऐसी चीज़ थी, बचपन में आपको पढ़ाया गया है कि वैसे तो ये भी एकदम बिजली का बिल आया और डेटर से पैसे मांगे, ज़रूरी तो नहीं कि वो दे दे, उसने तो अपने टाइम पे देने, उन्होंने कहेगा 30 दिन का टाइम दिया था, टाइम तो होने दो, टाइम से पहले तो नहीं मांग सकते। लेकिन डेटर्स के अंदर चूंकि एक डिस्काउंटिंग का कॉन्सेप्ट है कि आप बैंक को जाके अपना फैक्टरिंग करा लें, डेटर आपको उनको बेच दें, पैसे ले लें, इसलिए इसको आप इसी में ही कंसिडर करते हैं कि क्विक एसेट है। तो एक चीज़ और आई जिसके अंदर कहने वालों ने कहा भाईजान आप ना एक करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री माइनस करें, आप प्री पेमेंट्स माइनस करें, ठीक है, और बाकी जो एसेट्स बचे हैं उनको करंट लायबिलिटी से डिवाइड करके आंसर बताएं। तो बताएं जी। एक 120 में से 50 माइनस किया तो कितना आया? 70 डिवाइड बाय 10 कितना आया जी? 7:1। अब एक रुपए की लायबिलिटी पे करने के लिए इनके पास 7 रुपए करंट एसेट्स में पड़े हैं, तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नहीं है ये, अच्छा ये एक्सेसिव है, नॉर्मल से बहुत ज़्यादा एक्सेस में पड़ा है। किसी ने कहा जी आपकी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है, स्लो मूविंग लग रहा है, ऑब्सोलीट भी हो सकती है, पड़े पड़े इन्वेंट्री इकट्ठी की है तुमसे बिक नहीं रही है, पुअर इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। उन्होंने कहा अच्छा क्विक रेशो दिखाओ ज़रा हमें। क्विक रेशो देखी तो उन्होंने कहा चलो, अगले ने कहा
अब तो ठीक है ना, इसमें तो इन्वेंट्री भी नहीं है, हैं? आपने कहा नहीं ठीक, ये भी नहीं है, हमारा वर्किंग कैपिटल मुनासिब तरीके से मैनेज नहीं हो रहा। वर्किंग कैपिटल ही है ना, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, यही तो वर्किंग कैपिटल था। करंट एसेट्स माइनस करंट, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है जी? पढ़ा हो शायद बीएफडी वगैरह में आपने, बीएफडी तो खैर आगे जाके पढ़ेंगे, ये बीआईए वगैरह जो है। तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज है वर्किंग कैपिटल। तो आपने वर्किंग कैपिटल अच्छे से मैनेज नहीं किया हुआ, क्योंकि ये जो पैसे आपके पास सरप्लस फंड, कैश इतना पड़ा है, ठीक है, डेटर्स इतने पड़े हुए हैं जो आप डिस्काउंट भी करा लें, तो आप इनको अच्छे से मैनेज करें ना, ठीक है। आप इसको एल्सवेयर इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। अगर आप कहें कि जी इन्वेंट्री नहीं भी है इनके अंदर कोई एसेट्स में, तो फिर भी इतने हाई नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और कंपनी आई, कंपनी बी। तो कंपनी बी जो है ना जी, उसका कुछ ऐसे मामला है जी कि उसके पास 12 रुपये इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री 12 रुपये की इन्वेंट्री पड़ी है, उसके पास 13 रुपये की डेटर्स पड़े हैं, और उसके पास 15 रुपये के जो है वो कैश पड़ा है। हाँ जी, 40 रुपये। अब इनकी क्या सूरत हाल है जी? करंट रेशो 4:1। अच्छा, क्विक रेशो करनी है तो 40 माइनस 12 करें, 28/10 जी, 2.8:1। आपने कहा नहीं, बेटर है, ए से बेटर है। टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी बी हैज ₹4 ऑफ करंट एसेट्स। या इन्वेंट्री को निकाल दो, प्री पेमेंट को निकाल दो, तो टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी बी हैज 2.8 ऑफ क्विक एसेट्स। लेकिन अभी भी ये मुनासिब नहीं है, ये इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो, हमारी मतलब नॉर्म के हिसाब से देखा जाए तो ये भी हायर साइड पे। आप कहो कि जी कैश ही ज़्यादा रखा हुआ है ना, कैश ही ज़्यादा पड़ा हुआ आपको, यार कैश को कहीं और इन्वेस्ट कर लो, फारिग रखा हुआ है तुमने। अगेन ए से बेटर है, बट वर्किंग कैपिटल इफेक्टिवली मैनेज यहाँ पर भी नहीं हो रहा, ठीक है। एक तीसरी कंपनी आई जी, कंपनी सी। वैसे तो फिर वहाँ से रेशो निकालनी तो आपको आती है ना, इसलिए ज़रा तब्दील कर दी ना तरतीब, क्योंकि पढ़ी हुई है ना आपने, क्या करें आप। लेकिन हमने जैसे पढ़ा है, जिसने नहीं पढ़ी हूँ हमने वैसे ही पढ़नी है, उसने भी ऐसे, ठीक है। तो जी 5 3 लेट से, और 3 कितना आता है? 8 करो, बल्कि एक में 8 करो, 8 कितना? 16। इसको ज़रा अभी ऊपर रखते हैं, एक और फिर डी बनाते हैं, ठीक है। हाँ जी, करंट रेशो 1.6:1। क्विक रेशो, इसके लिए आपने 16 माइनस 5 करना है, तो 11/10 हो गया, 1.1:1। अच्छा, एक्सेप्टेबल जो है ना, एक्सेप्टेबल, एक होता है एक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है, कि कहाँ तक एक्सेप्टेबल है। तो अब कहीं किसी स्टैंडर्ड में तो लिखा नहीं हुआ, तो जो नॉर्म अकाउंटिंग के अंदर देखी जाती है वो ये है कि करंट रेशो के केस में कहा जाता है जी, अगर आपकी 1.5:1 है, या 2:1 पढ़ा था आपने, दोनों जगह दोनों चीज़ें आती हैं, 2:1 भी आता है, ठीक है। कहीं किताबों में 1.5, कहीं पे जो ज़्यादा अभी लेटेस्ट जो मॉडर्न अप्रोच चल रही 1.5:1 है, और 2:1 भी ठीक है, ठीक है। और सवाल के अंदर आपको बता भी देगा, नहीं बताएगा तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि कंपनी सी इज़, कंपनी सी के बारे में क्या है जी? टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी सी हैज़ 1.6 करंट एसेट्स। इफ एक्सेप्टेबल लेवल इज, यूँ लिख देना, इफ एक्सेप्टेबल लेवल इज 1.5, देन कंपनी सी इज इन बेटर कंडीशन टू ऑनर इट्स करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ इट्स करंट एसेट्स, ठीक है। या यूँ भी कह सकते हैं कि इट्स वर्किंग कैपिटल इज मैनेज्ड इफेक्टिवली। और अगर ये एक्सेप्टेबल लेवल 2 पे चला जाए तो फिर ये तो गड़बड़ है थोड़ी सी, ठीक है। अच्छा, क्विक रेशो 1.5:1 है, तो क्विक रेशो के लिए नॉर्म क्या है? ये तो फिर एक ही मिलता है, इससे लाभ कोई नहीं जी, 1:1, ठीक है। तो अब आप कहोगे अगर इफ एक्सेप्टेबल लेवल इज 1, देन इट इज बेटर मैनेज, ठीक है। टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी सी हैज 1.1 ऑफ क्विक एसेट्स, and if acceptable level is 1.1, then company C's working capital is managed effectively, ठीक है, सही है। अच्छा, क्योंकि इनमें एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट जो है वो आप
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लूज कर रहे होते हैं, कहीं और इन्वेस्ट करके पैसे कमा सकते हैं। एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट पड़ी है तो डेटर्स ज़्यादा है, इन्वेंट्री ज़्यादा है, रिस्क भी है। इन्वेंट्री ज़्यादा है तो ऑब्सोलीट होने का रिस्क है, डेटर ज़्यादा है तो उनके बैड होने का रिस्क आ जाता है। सिर्फ कैश ही ज़्यादा है तो कहीं और इन्वेस्ट करके आप इन्वेस्टमेंट रिटर्न आप कमा सकते हैं। तो एक्सेसिव नहीं पड़े होने चाहिए करंट एसेट्स। तो करंट रेशो, क्विक रेशो रीजनेबल होनी चाहिए, एक्सेप्टेबल 1.5 या 2:1 करंट और 1:1 क्विक होनी चाहिए। ज़्यादा है तो फिर वर्किंग कैपिटल इज नॉट प्रॉपरली मैनेज, एफिशिएंटली मैनेज नहीं हो रहा। ठीक है, चलो एक और कंपनी आती है जी, कंपनी डी। अच्छा जी, अब कंपनी डी के हालात क्या हैं जी? कंपनी डी है ना जी, उसको वो कर दें जो मैंने पहले करने लगा था और नहीं किया था जी। कितना? 11 और 10। हाँ जी, करंट रेशो 1.1:1 और क्विक रेशो हो जाएगी 11 - 5 कितना बना? 6/10 जी, 0.6:1। टू पे ₹1 करंट लाइबिलिटी, कंपनी डी हैज़ ओनली 1.1 करंट एसेट्स। और अगर आप इसमें से भी इन्वेंट्री निकाल दें, क्योंकि इन्वेंट्री ऐसी तो नहीं है कि अभी बिल आया भाग के बिक जाएगी, ज़्यादा पड़ी है, हो सकता है फौरन बिक भी ना सके, तो निकाल दें। तो क्विक एसेट्स में से तो कंपनी डी इज़ नॉट एबल टू पे इट्स करंट लायबिलिटीज आउट ऑफ इट्स क्विक एसेट्स। ठीक है, तो ये तो मसला है। तो फिर वर्स्ट कंपनी कौन सी है जी? वर्स्ट कंपनी है डी। ये इनएबिलिटी है इसकी, इसको वर्किंग कैपिटल इश्यूज हैं, इसकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इतनी ख़राब है कि इसको वर्किंग कैपिटल के इश्यूज आ जाएंगे। इसको करंट लायबिलिटी जब ड्यू होंगी तो इसको पे करने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं है। प्रॉब्लम समझ आ रही है? ठीक है, अच्छा उसके बाद मेरे ख्याल में ये भी वर्स्ट के ही सिनेरियो में आती है कि इसने इतने पैसे इकट्ठे कर रखे हैं कि ये भी नहीं होना चाहिए। फिर इसको आप बैड कह दें या नॉट गुड कह दें, एक ऐसे ही बस अपनी तरफ से लिख रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे फिर? ये गुड है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात इसलिए इस तरह से करनी पड़ी बच्चों, क्योंकि हमारे सवाल में ये कंपैरिजन ऐसे था नहीं। ठीक है, आपने सवाल के अंदर इन रेशोज़ को हम फटाफट निकाल लेते हैं, 1 मिनट लगना है। निकाल सकते हैं? सॉरी, आप खींच लो, फिर हम आगे चलते हैं। खींच लो, खिंच गई जी, खिंच गई। लो जी, हमारी कंपनी की करंट रेशो निकाल दें जी। अब ये तो क्योंकि तरतीब चल रही थी तो यहाँ पर फिर एक एक जुमला छोटा छोटा लिख भी लेते हैं। लॉजिक आपको समझा दी मैंने अलग से। ठीक है, तो नंबर सॉरी 12A नहीं, 12B नहीं था, ये 13B था और ये 14। ए ही करें ना तीनों को, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। 13A, 13 के नीचे 13 है, 14 के नीचे 14 है, ऐसे करना था, सॉरी। अच्छा जी, नंबर 15, हेडिंग क्या बनी होगी ऊपर? बोले जी, हेडिंग बनाइए। लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स आते हैं ना इससे। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियोज हैं, ये कौन सी रेशियोज हैं जी? लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी का मसला आ जाएगा। लिक्विडिटी, लिक्विड कितने एसेट्स, लिक्विड कितने एसेट्स पड़े हैं करंट लायबिलिटी पे करने के लिए, कितने लिक्विड एसेट्स आपके, लिक्विडिटी। ठीक है, तो ज़्यादा बेटर। लिक्विड रेशो तो वैसे ही किसको कहते हैं? इसको एसेट टेस्ट रेशो भी कहते हैं, क्विक रेशो को। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियोज में जी करंट रेशो, करंट रेशो है जी, फॉर्मूला इसका करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। जी बच्चों, करंट एसेट्स
अब यहाँ से देख के मसला कोई नहीं, एग्जाम्पल में चूँकि देख चुके हैं ना, ठीक है। करंट एसेट्स 455 और करंट लायबिलिटीज 155, तो 455 155, ये भी टाइम्स में ही होता है, टाइम्स ही होता है ये भी। हम रेशो में लिख लेते हैं तो ज़रा आसानी है समझने की। जी 2.9:1 कह दें या 2.9 टाइम्स भी कह सकते हैं आप, ठीक है, और 2.9 टाइम्स, ठीक है, और सही है। अच्छा, अब ये रेशो क्या बता रही है, लिखें, टू पे ₹1 करंट लायबिलिटी, कंपनी हैज 2.9 rupees 2.9 current assets available, to pay ₹1 current liability, company has 2.9 rupees of current assets available। उस स्टॉक के बाद आगे लिखें, if acceptable level is 1.5, if acceptable level is 1.5, then this ratio is on higher side. If acceptable level is 1.5, then this ratio is on higher side. Then this ratio is on higher side, ठीक है। As बस काफ़ी है, आगे ज़बानी फिर ज़रूरत पड़े तो, ठीक है ना। आगे क्या है जी, इन्वेंट्री ज़्यादा है तो स्लो मूविंग ऑब्सोलीट हो सकती हैं, डेटर ज़्यादा है तो उनके बैड होने का खदशा हो सकता है, कैश ज़्यादा है तो उसको एल्सवेयर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 3 बातें बोली मैंने, ठीक है। इन्वेंट्री हायर है तो स्लो मूविंग है, ऑब्सोलीट हो सकती है, रिस्क है। डेटर ज़्यादा है तो इररिकवरेबिलिटी का रिस्क आ सकता है, बैड हो सकते हैं। और अगर कैश ज़्यादा है तो कहीं और इन्वेस्ट कर लो। तो इसलिए आगे ना लिखो, बस लिखना हो तो घर पे लिख लेना, ऐसे ही बस बात तो बता दी मैं तीनों की, ठीक है। क्विक रेशो, क्विक रेशो का फॉर्मूला है जी, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्री पेमेंट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स हैं 455 और सिर्फ इन्वेंट्रीज हैं, प्री पेमेंट हमारे सवाल में है नहीं, तो माइनस 270 डिवाइडेड बाय 155 इज इक्वल टू 1.2:1। इसके बारे में भी लिख लें, टू पे रुपी रेशो क्या बताती है, दिस रेशो टेल्स दैट टू पे ₹1 current liability, to pay ₹1 current liability, the company has 1.2 rupees of quick assets available. To pay ₹1 current liability, company has 1.2 rupees of quick assets available. आगे ये लिख लें, if acceptable level is 1, then this ratio appears to be normal, ठीक है। नॉर्मली है ना वो, चलो थोड़ा सा ऊपर है सही, बस इतना भी नहीं। 1:1 भी तो ज़रा रिस्की होता है ना थोड़ा सा तो ये भी तकरीबन 1:1 ही हुआ ना। इफ एक्सेप्टेबल लेवल इज 1, देन दिस रेशियो अपीयर्स टू बी नॉर्मल। ठीक है जी, बस ये 3 रेशियोज करके ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि फिर मैं रेशियोज का सवाल कल कराऊंगा कोई प्रैक्टिस में। वो इंक्रीज डिक्रीज वाले भी होते थे और कमेंटिंग वाले भी होते थे, वो कल करेंगे इंशाल्लाह। रेशियो ज़रा ख़त्म हो जाए ना, ठीक है। एक और एग्जांपल देखें ज़रा, गपशप लगाते जा रहे हैं यार हम तो।
कंपनी ए है और कंपनी बी है। कंपनी इससे कंपैरिजन समझ आ जाती है थोड़ी सी, और फिर बंदा फॉर्मूला बस लिख लेता। कंपनी ए की इक्विटी है 900 रुपये, बी की भी इतनी है। कंपनी ए का लोन है, डेट है 500 रुपये, और कंपनी बी का है 1000 रुपये। पीबीआईटी वैसे ही मैंने लिखा, पीबीआईटी कंपनी ए का 200 है, बी का 300 है। और इंटरेस्ट, अच्छा वैसे इंटरेस्ट एक्सपेंस किसका ज़्यादा होगा आपके ख्याल में? जाहिर सी बात है जिसका लोन ज़्यादा है मलंगो, ठीक है जी। सर असल में पिछला नोट कर रहे थे ना, तो इसका लेट से 50 है और इसका 100, ठीक है जी। अब वैसे मेरा एक जनरल सवाल है आपसे, किस कंपनी को लोन इजीली नया मिल सकता है और किसके लिए मुश्किल है? किस कंपनी को इन दोनों में से लोन आसानी से मिल सकता है और किसको लोन मिलना मुश्किल है? ए को आसानी से मिल सकता है, क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी कम लोन लिया हुआ है, तो फिर डेटर जो लेंडर है उसका रिस्क इस कंपनी में कम है, क्योंकि इक्विटी क्या है? ओनर्स का अपना पैसा। आज बिजनेस बंद हो जाए तो इक्विटी होल्डर को क्या मिलता है? बचा खुचा। बचा खुचा क्या होता है? देखो ना, इक्विटी प्लस लायबिलिटीज इज इक्वल टू एसेट्स, यानी इक्विटी को बैक कौन सी चीज कर रही होती है दूसरी तरफ अकाउंटिंग इक्वेशन में, बैलेंस शीट में? एसेट्स। यानी आज बिजनेस बंद हो जाए तो एसेट्स बिकेंगे, लायबिलिटीज को पे करके बचा कुचा कहां जाएगा? इक्विटी में, ठीक है। यहां पे तो मसला ही गड़बड़ है। अगर आज मतलब सॉल्वेंसी के प्रॉब्लम्स हैं इसमें, ठीक है, तो रिस्क है, इस बी कंपनी में रिस्क ज्यादा है क्योंकि ये ज्यादा गियर्ड है। क्या है जी? ज्यादा गियर्ड है, ज्यादा डेट इसके पास है, तो ये ज्यादा गियर्ड है। ओके, अब जो ज्यादा गियर्ड होती है कंपनी, उसको लोन नया मिलना मुश्किल है और उसके लिए सॉल्वेंसी के इश्यूज ज़्यादा हैं। उसको नया लोन मिलना मुश्किल है और उसके लिए सॉल्वेंसी के इश्यूज ज़्यादा हैं, रिस्क ज़्यादा है कि वो सॉल्वेंसी के अंदर, उसके अंदर सॉल्वेंसी का मतलब जब बैंक ये कह दे, ये कोर्ट जब ये कह दे कि जी आप तो इंसॉल्वेंट हो गए, ठीक है, तो सॉल्वेंसी के इश्यूज हैं। ओके, सही है, समझ आई है? अच्छा, अब गियरिंग रेशो, इसको डेट इक्विटी रेशो भी कहते हैं। गियरिंग रेशो, डेट इक्विटी रेशो जो है, ये दो तरीके से निकाली जा सकती है, ठीक है। एक ये है स्कूल ऑफ थॉट कि आप क्या करो, डेट को इक्विटी से डिवाइड करो, और दूसरा है आप डेट को इक्विटी प्लस डेट से डिवाइड करो, ठीक है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड कर दो। तो एक क्या है जी? डेट ओवर इक्विटी, क्लोजिंग है, ये भी क्लोजिंग है, ठीक है। बस एवरेज कहाँ पे लिया था हमने? एवरेज हमने कहाँ पे लिया है? बस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज के अंदर, जहाँ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लिया था और एवरेज इक्विटी लिया था, बस दो वहाँ पे रेशियोज के अंदर। वो जब हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या रिटर्न ऑन इक्विटी निकाला था, ठीक है, एसेट्स में भी नहीं किया था। फिर वर्किंग कैपिटल रेशियोज में आए तो डेटर्स क्रेडिटर्स इन्वेंट्री को एवरेज किया, उसके अलावा कहीं पर नहीं किया, ठीक है। या दूसरा क्या है जी ऑप्शन? डेट ओवर कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी यूं कह लें इक्विटी प्लस डेट, ठीक है, इनटू 100। तो ये दोनों तरीके हैं जी, दोनों में से जिस मर्जी तरीके से निकाल दें आपका आंसर ठीक होगा, ठीक है। अब तो देखो जी, अगर कंपनी ए की बात करूं मैं, तो कंपनी ए की डेट इक्विटी रेशियो निकाल के मुझे बता सकते हैं जी आप कितनी है पहले वाले केस में? जी बताइए बेटा, प्लीज़ कैलकुलेटर यूज़ कर लें। डेट है 500, इक्विटी है 900, करें 56 जी। उसके बाद कंपनी बी 1000 डिवाइड बाय 900 इंटू 100, ओह 100 से ऊपर चला गया, रिस्की है। रिस्की है मतलब अपने पैसे से ज़्यादा इसमें दूसरे लोगों का पैसा लगा हुआ है। दिस इज मोर गियर्ड एज कंपेयर टू ए। तो ए को लोन नया आसानी से मिलेगा क्योंकि इसमें
जो है वो पैसा अपना ज़्यादा लगा हुआ है, लोगों का कम लगा हुआ है। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छा समझाती है ये दूसरे वाली रेशो, ज़्यादा बेहतर समझाती है। चेक करो ज़रा, डेट 500 है और इक्विटी प्लस डेट यानी कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, 1400। आंसर 35.36% कर लो। यानी कि इस कंपनी में 36% लोगों जो है वो लोगों का पैसा है, जबकि बाकी कितना बच रहा है, 64% ये ओनर्स का अपना है। तो ये लेस रिस्की है ना, इसमें लोग और डेट दे सकते हैं, कल को बंद भी हो जाए तो हमें मिल जाएगा हमारा पैसा वापस। जबकि बी कंपनी का मामला डिफरेंट है जी, डेट है 1000 और इक्विटी प्लस डेट है 1900, कितना देखो, अपने हाफ से ज़्यादा पैसा तो लोगों का लगा हुआ है, तो ये रिस्की ज़्यादा होगा। दोनों तरीके, ठीक है जी, सही है। जो 100% से ज़्यादा है, हाँ, अगर पहले वाले सिनेरियो में मोर देन 100% है, मोर देन 100% है, तो ये क्या है जी, हाईली गियर्ड है, ठीक है, ओके, मोर गियर्ड, हाई गियर्ड, ठीक है। मोर देन, if answer is above 100 तो it is more geared। more geared मतलब more risky, more risky मतलब low chance of obtaining new loan, ठीक है। अच्छा, अगली बात, अगर इसका आंसर जो है वो 50% से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये हाईली गियर्ड है, मोर गियर्ड, तो फिर मोर रिस्की तो इसलिए ए इज इन बेटर कंडीशन, इन बेटर पोजीशन टू ऑब्टेन न्यू लोन बिकॉज इट इज लेस गियर्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें हमारा पीबीआईटी, एक मिनट पे वापस चलते हैं उधर। पीबीआईटी नजर आ रहा है आपको, ठीक है। पीबीआईटी क्या है, 200। ये एक छतरी है और इसके नीचे ये लोग खड़े हैं, यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है ये वो छतरी है जिसके नीचे इंटरेस्ट खड़ा है। तो क्या ख्याल है, इस छतरी के नीचे ये 15 लोग खड़े हो जाएंगे? इस छतरी के नीचे 15 लोग खड़े हो जाएंगे? बस यही इसका फॉर्मूला है, इसको कहते हैं इंटरेस्ट कवर रेशियो। क्या कहते हैं जी, इंटरेस्ट कवर रेशियो। इसका फॉर्मूला क्या है, पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस, ठीक है। तो जिस कंपनी का, या अब यहाँ से ये भी पता नहीं लगना था, इसलिए मैंने वहीं पर ही वो डेटा भी डाल दिया, ठीक है ना। तो चेक करते हैं ज़रा जी, इंटरेस्ट कवर रेशो का फॉर्मूला है, इंटरेस्ट कवर रेशो का फॉर्मूला है जी, क्या बोला, छतरी पीबीआईटी ओवर इंटरेस्ट एक्सपेंस, और ये भी टाइम्स में आएगा जी। कितना आता है जी, ज़रा मेरी एग्जाम्पल के हिसाब से बताएं। 200/50 4 टाइम्स, या 4:1 कह लें, और छतरी बटा लोग 300/100। तो कौन सी कंपनी बेहतर है, किसको जल्दी लोन, अब यहाँ पे भी यही बात आएगी। तो ये जो लेंडर होता है ना, लॉन्ग टर्म डेट का जो लेंडर होता है, वो ये दो रेशोज़ देखता है ताकि वो इसको सिक्योर कर सके कि मेरा असल पैसा तो नहीं डूबेगा। ये गियरिंग रेशो से देखता है, और फिर जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उसमें मुझे रिटर्न आ सकेगा या नहीं आ सकेगा, जो इंटरेस्ट है वो पे करने की पोजीशन कंपनी की है या नहीं है, ठीक है। तो 4 टाइम्स और 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये क्या है जी, हायर इज़ बेटर। हायर क्यों बेटर है, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट ज़्यादा है इंटरेस्ट को कवर करने के लिए। इनका वैसे भी इसलिए हायर लो आ रही है ना बी की, क्योंकि इनका लोन ही बहुत ज़्यादा है, लोन ज़्यादा है तो इंटरेस्ट ज़्यादा है, इंटरेस्ट ज़्यादा है, प्रॉफिट तो मिलता जुलता ही था, हालांकि प्रॉफिट कुछ ज़्यादा भी था लेकिन इंटरेस्ट ज़रा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर ये आपकी जनाब रेशोज़ हो गई ख़त्म, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पे आपको निकाल के दे देता हूँ, आपके यहीं पे निकाल लेते हैं यार। 17 है ना, 17वीं रेशो निकालो अपने सवाल पे। 17A कर दो और 17B कर दो, क्योंकि दो तरीके हैं इसके। तो गियरिंग रेशो जी, पिक्चर बनानी होगी आपने, रह गए होंगे आप, ये लें।
ठीक है। अच्छा जी, अब ये सवाल में हमारे पास आ गया जी, गियरिंग रेशो पे हम हैं, आखिरी दो रेशोस जी। गियरिंग रेशो, डेट ओवर इक्विटी, डेट ओवर इक्विटी, इक्विटी में सब कुछ ही आता है, पता है, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेंड, 120 बटा 1170 इंटू 100 इज इक्वल टू, तो इट इज लेस देन 100%, दैट्स वाई कंपनी इज वेरी लो गियर्ड। ठीक है। अब जो दूसरा, मुझे भी वैसे दूसरा ही पसंद है, ज़्यादा अच्छा समझाता है ये, है ना। तो दूसरा तरीका क्या है, 17B, गियरिंग रेशो 120 डिवाइडेड बाय 120 जमा 1170 इंटू 100 इज इक्वल टू 9.3%। तो ये लेस देन 50% है। ठीक है जी। और आखिरी क्या है जी, इंटरेस्ट कवर 200 बटा 15, यही तो समझाया था। 200 बटा 15 13.3%, 13 टाइम्स। ठीक है जी। टू पे ₹1 इंटरेस्ट एक्सपेंस, कंपनी हैज़ 13 रुपीज़ ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल, ऐसा ही है। चलें जी, अब यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक कर लेते हैं जी, और इसके बाद फिर आकर देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, आधा घंटा रिवीजन में क्या करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, पार्ट 1 क्लोज कर दें।